मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, रेज योर हैंड्स टू आंसर मी, कम ऑन फास्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, लक 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 बोलो। तो के डाले तब से मेरे को एक पलक, बोलो पलक, क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल? कोई नहीं देगा, तुमको शर्म आएगी, आंसर नहीं मिलेगा तो। सर लाइफ इंश्योरेंस। कौन बोला ये? कौन बोला? अभिषेक सर बोला? मैं बोला। अच्छा मैं, ओ मैं कौन है? मैं तेरे ध्रुव। बारे में मैं? सर ध्रुव। आंसर इज रॉन्ग। एजेंट बोलते हो, एजेंट है हमारे यहाँ, मेरे सीजन बहुत है सर, मामा काका अंकल आंटी दादा दादी सब एजेंट ही एजेंट है, काका का मामा मामा का काका सब एजेंट, लेकिन एजेंसी का एग्जाम्पल वो नहीं है। थोड़ा तो लेवल ऊपर करो सर, कम ऑन। हिमांशु सर को पूछे, हिमांशु सर को, हमारे सब टीचर को पूछते हैं। टीचर टीचर, एजेंसी का एग्जाम्पल कौन सा है सबसे बढ़िया? सर मतलब जैसे कोई शॉप पे किसी कंपनी के वो प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसमें भी एजेंसीज बोलते हैं, मतलब ऐसा। तलवार को पूछते हैं, तलवार। सस्पेंस मूवी का आंसर देंगे, कम ऑन तलवार। बाबा जी का मंदोर को तो पूछना ही नहीं है। आंसर है पार्टनरशिप। हे भगवान, हे भगवान सर, क्या ऊपर कर दिया, इज्जत निकाली सर आपने हमारी। पूरा पार्टनरशिप एक्ट पढ़ किया हमें साला। म्यूचुअल एजेंसी, अच्छा वो एजेंसी ये एजेंसी होता है, तुमको ये पता होना चाहिए था कि वो एजेंसी ये एजेंसी एजेंसी होता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एजेंसी इज डैश पार्टनरशिप, इज डैश पार्टनरशिप इज डैश, क्योंकि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट और खुद का प्रिंसिपल होता है। इसी के साथ शुरू करते हैं चैप्टर को समझना। पार्टनरशिप एक्ट के रेफरेंस से, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एजेंसी के आने के बाद पार्टनरशिप एक्ट का पार्टनरशिप आया। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं होता तो पार्टनरशिप एक्ट ही नहीं होता। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंदर होता ये है कि एक इंसान किसी के बिहाफ पे, एक इंसान किसी के बिहाफ पे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक इंसान किसी के बिहाफ पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ऐसा करने पे लायबिलिटी उस पे नहीं, जिसके बिहाफ पे करता है उस पे आती है। इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहा जाता है। पार्टनरशिप एक्ट में तीन पार्टनर्स है, ये पार्टनर ने दोनों पार्टनर के बिहाफ पे और अपने लिए क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। उसके लिए ये दोनों भी जिम्मेदार क्यों है? क्योंकि जिसने किया वो जिम्मेदार नहीं है, जिसके बिहाफ पे किया वो जिम्मेदार है। तो एजेंसी करता क्या है? एजेंसी प्रिंसिपल को बाइंड करता है। एजेंसी किसको बाइंड करता है? प्रिंसिपल को बाइंड करता है अगेंस्ट थर्ड पार्टी। एजेंसी में एजेंट बाइंडेबल नहीं होता, एजेंसी में प्रिंसिपल बाइंड होता है टू थर्ड पार्टी। डू यू अग्री? हेलो। अब एजेंसी के इस स्टोरी में निष्का, टोटल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल पार्टीज कितने होते हैं? तो होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। नंबर एक प्रिंसिपल, जिसके बिहाफ पे आप कर रहे हो। नंबर दो एजेंट, जो उसके बिहाफ पे काम करने की कोशिश कर रहा है। और नंबर तीन थर्ड पार्टी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बराबर है सर? कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एजेंसी से नहीं कर सकते? कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एजेंसी से नहीं कर सकते? बोलो Shia, which contracts we cannot do through agency? तो मेरे इसमें एक हल है। कौन से? वेरी गुड। नवांशी ने आंसर दिया है। नवांशी से बात कैसे करें? नवांशी का नेटवर्क हर बार बोल रहा था बेटा, ऐसा नहीं चलेगा नवांशी। शी सेड द राइट आंसर, दैट इज पर्सनल स्किल्स। क्या बेटा? पर्सनल। शादी के लिए एजेंट आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा तो नहीं चलेगा।
तो जो काम पर्सनल लेवल पे होते हैं मोक्ष, उसके लिए तो एग्जाम सर, मैं एग्जाम देने नहीं आ सकता सर, धोनी सर आ जाओ, मेरे पास पढ़ने का टाइम है, पढ़ने एग्जाम देने का टाइम नहीं। तो एजेंसी किसमें नहीं चलती? पर्सनल स्किल्स के काम में एजेंसी नहीं चलती, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स में एजेंसी नहीं चलती। ठीक है सर, आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ये दो लाइंस, हाइलाइटेड लाइंस को पढ़ लीजिए, मैं तो जूम करूं। ठीक है, देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अ पर्सन एजेंट क्रिएट्स कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन whom? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। लायबल कौन होगा मुस्कान? प्रिंसिपल। किसके साथ? थर्ड पार्टी। बराबर 6। ठीक है, अब इस केस में ये कहता है एजेंट जो है वो माइनर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो लायबल नहीं होता। और प्रिंसिपल जो है वो लायबल होता है, इसलिए वो क्या होना जरूरी है? प्रिंसिपल का कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, लेकिन माइनर का जरूरी नहीं। माइनर shall not be liable. Minor shall not be liable to principal even if he, ये हमने सुना था कभी पहले सेज ऑफ गुर्जा के अंदर कि एक्सीड अथॉरिटी कर भी दोगे क्या फर्क पड़ता है, अब लायबल नहीं होने वाला क्योंकि आप माइनर हो। इसलिए ध्यान रखते हैं हम लोग कि माइनर को एजेंट बनाने का नहीं, क्योंकि अगर गलती कर दी माइनर ने तो हम उसको लायबल कर पाएंगे नहीं। और हमने कंसिडरेशन टॉपिक में पढ़ा था कि एजेंसी को क्रिएट करने के लिए क्या नहीं लगता? कंसिडरेशन नहीं लगता। याद आएगा आपको अगर कंसिडरेशन पढ़ा हो तो, एक्सेप्शंस के अंदर टू क्रिएट एजेंसी यू डोंट रिक्वायर कंसिडरेशन, टू एग्जीक्यूट एजेंसी यू रिक्वायर कंसिडरेशन। एग्जीक्यूट करने के लिए लगता था पर क्रिएट करने के लिए नहीं लगता था। बोलो हाँ या ना? तो इतना पार्ट हो चुका है, तो येलो लाइन को वापस एक बार शांति से पढ़ लीजिए, ऐसा समझो कि एग्जाम का मौका मिल रहा है पढ़ने का। फटाफट पढ़ लीजिए, आगे जाते हैं। यानी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ठीक। जैसे आपका हो जाए मुझे बोलो कि डन, ऑडियो ऑन करके बोलना डन। ऑडियो ऑन करना अच्छा। कौन है हीरो? ध्रुव होगा ना, ये ध्रुव ही होगा। आई होप दिस इज डन। पहला पार्ट हो गया। ठीक है, ये पहला पार्ट देव देव हो गया। फर्स्ट पार्ट थोड़ा लेट आया लगता है, थोड़ा सा लेट आया ना। क्या बात है श्रेयस, देखो आज क्या हो गया भाई। हाँ, इस भाई बहुत कुछ बोल देती है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। एजेंसी बाय नेसेसिटी एंड एजेंसी बाय ग्रेटिफिकेशन। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आने का चांसेस 90%। Acts of a person as agent shall be valid if it is done in dash, in emergence, on behalf of principal, for the purpose of dash, protecting the person from loss. An act has been done as a reasonable man can perform in his
ओन केस, दैट इज विच इंटेंट, बोनाफाइड। यानी सुहानी सोनी मेरी एजेंट नहीं है, मैं उसका प्रिंसिपल नहीं हूँ, वो मुंबई में थी और वो सिचुएशन के अंदर शी केम टू माय क्लासरूम, वो बैठी थी, मैं खाना खाने घर पे गया था। सडनली वहां पे एक तेज बारिश आती है, तेज बारिश आती है, तो इतनी तेज कि 2 से 15 मिनट के अंदर तो पूरा पानी भरना शुरू हो गया। सोनी ने क्या किया, आजू बाजू में जाके फटाफट से 4-5 मजदूरों को लेके आई जो बाजू में बाहर थे, और वो क्लासरूम जो ग्राउंड फ्लोर पे था उसके लिए फटाफट से बेंच और डेस्क को उठा उठा के ऊपर रखना शुरू कर दिया, जिससे कम बेंच खराब हो। एसीज को सबको सेटल कर लिया और मजदूरों को 2,000 रुपया दे दिया सबको मिला के, तब तक मैं पहुंच जाता हूँ। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर सुहानी मेरी एजेंट है नहीं, और शायद वो बन जाएगी बाय डैश, बाय बाय नेसेसिटी, बाय एक केस लिया था पलक, एग्जाम्स में आया था कि एक बंदा था, ट्रांसपोर्टर, उसको बोला गया था कि आपको 500 किलो टमाटर से हिमाचल से लेकर आपको चंडीगढ़ भेजने हैं। अब टमाटर लेके वो निकल चुका था एज अ ट्रांसपोर्टर, बराबर है, लेकिन जैसे ही वो कहीं बीच में पहुंचा, वहां पे आई तेज बारिश और वहां पे टेम्पो रुक गया, आगे जाना पॉसिबल नहीं था। वहां पे 1.5 दिन तक बारिश रही और वो बंदा बेचारा वहीं पे रहा। उसे लगा कि टमाटर खराब हो जाएंगे अगर मैंने यहीं पे रखे तो उसने क्या किया, 3-4 छोटे छोटे टेम्पो मंगवाए देव, और टेम्पो मंगवा के छोटे छोटे टेम्पो में आजू बाजू की मंडियों में क्या कर दिए, टमाटर बेच दिए। फिर क्वेश्चन आता है कि ओनर ने कहा तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मुझे पूछा भी नहीं, ये वो चालू हो गया। भाई उसको जो खर्चा हुआ, वॉट एवर इज डन, उसके लिए क्या वो एजेंट बना जाना चाहिए या नहीं? अगर नहीं बोला गया तो फिर भी तो लॉ बोल रहा है, अगर वो इमरजेंसी में था, अगर वो किसी को नुकसान से बचाने के लिए था, और अगर वो खुद अपनी जगह पे वही करने की इच्छा रखता, तो हम क्या मानते हैं उसको, एजेंट बाय नेसेसिटी मानते। हेलो, इसी के लिए देव ये एग्जाम्पल को पूरा पढ़ लीजिए तो आपका काम समाप्त हो जाएगा। साक्षी दोषी भी लेक्चर में आ गई आज। क्यों साक्षी, व्हाट हैपेंड टुडे टू कीपिंग द लेक्चर विद कैमरा ऑन? आज फिर नेटवर्क चल रहा है बराबर? सर मैं अच्छी और रोज लेक्चर में होती हूँ, बस कैमरा ऑफ होता है। सॉरी आवाज, हाँ क्या बोला बेटा? चलो एग्जाम्पल पढ़िए। क्या एग्जाम्पल हो चुका होगा आपका? डन है? रिदम, रिदम, डन, ठीक है। अब यहाँ पे सुन, the next thing what we are learning today is agency by ratification. Agency by what? Ratification. What is agency by ratification सर? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, कि अगर कोई इंसान जो एजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उसको एजेंट माना चाहे सब्सिक्वेंटली, तो उसे एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कहा जाता है। लेकिन आपको समझेगा नहीं ऐसा बोलूंगा तो आप समझो ऐसे कि अगर मैं कहता हूं कि एनी करके एक बच्ची है जो वहां पे बिजनेस करती है रतलाम में। अब एनी ने कहा कि सर मेरे पास अच्छे डायमंड्स है, मेरे पास सप्लाई डायमंड्स के बहुत अच्छे अच्छे सप्लायर्स है, यूके के, साउथ अफ्रीका के, मुंबई के, आपको मैं अच्छे दाम में डायमंड्स दे सकती हूँ, आप मुझे आपकी एजेंट बना दो। मेरे पास पैसे है नहीं। कंपनी को कहा, कंपनी कहती नहीं नहीं हमारे पास एजेंट ऑलरेडी हमारे हैं अच्छे खासे, आपको हम एजेंट बना सकते नहीं मैडम, थैंक यू वेरी मच। एजेंट चली गई। ये एनी ने हिम्मत नहीं हारी, एनी क्या करती है, एनी जाती है यूके, वहां से कहती है कि मैं आई एम रिप्रेजेंटिंग रतलाम कंपनी एक्स लिमिटेड फ्रॉम रतलाम, वहीं से मैं आई हूँ, एंड आई वांट टू गेट बेस्ट ऑफ डायमंड्स फ्रॉम यू, वी आर अ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन रतलाम। अब वो इंट्रोड्यूस अपने आप को क्या करती है, एज एजेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करती है, एजेंट ऑफ एक्स लिमिटेड, और सबसे बेस्ट बढ़िया डायमंड्स को वहां पे जाके सस्ते दाम पे क्या करवा लेती है, डील करवा लेती है। लेकिन वो डील अपने नाम पे नहीं करती, किसके नाम पे करती है, मैं एक्स लिमिटेड के बिहाफ पे आई हूँ, और सबसे बड़े दाम का डायमंड लेके सैंपल लेके वापस कहाँ आ जाती है, इंडिया रतलाम। वापस मिल जाती है उस ओनर को, एक्स लिमिटेड के ओनर को, मैडम आप वापस आ गए, सर प्लीज गिव मी 10 मिनट्स। आती है बैठती कहती देखो सर ये डायमंड्स देखो, these are diamonds what you wait for। उससे चेक किए, the best diamonds what she wanted to have, rate
सर आप जो रेट पे लेते हो ना, मुझे पता है, मैं बिजनेस करने में मुझे भी समझ है। मैं आपके रेट से 35% कम में लेके आया हूँ आपके लिए। 1 करोड़ के डायमंड 65 लाख में, सेम क्वालिटी, ग्रेट डील। ये सुन के बंदा शॉक हो जाता है और कहता है कि भाई तूने तो गलत, भाई मतलब बहन, तूने तो गजब काम किया हमारे लिए, और 35 लाख बचा के तूने बहुत बड़ा काम किया मेरा। अब मोक्ष, बंदा मैटर ये है कि एनी तो एजेंट है ही नहीं हमारी, ये तो एक झूठ था। बोलो हाँ या ना? अभी एनी के लिए, सर डू यू वांट मी टू बी योर एजेंट, डू यू वांट मी टू बी योर एजेंट, आज कहती है। कब से सर, डे व्हेन आई, द डे व्हेन आई रिप्रेजेंटेड यू ऑन एट यूके, उस दिन से क्या मुझे एजेंट बनाना चाहते हो? उस दिन से, आज से तो ठीक है, उस दिन से। तो वो कहे कि हाँ मैं तुझे उस दिन से बनाने को तैयार हूं, तो उसे कहते हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। ऐसा करने से ये कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग हो जाता है, ऐसा करने से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है, ऐसा करने से एनी एजेंट बन जाती है, ऐसा करने से थर्ड पार्टी और कंपनी को लायबल हो जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक एनफोर्सेबल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। मतलब जिस समय एनी रिप्रेजेंट किया, तो वो एजेंट नहीं है, प्रिटेंडिंग टू बी एजेंट है, प्रिटेंडिंग टू बी एजेंट है। और वो प्रिंसिपल नहीं है, वो प्रपोज प्रिंसिपल है या एलिज प्रिंसिपल है। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? समझा? समझा? यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, मैं आपको गारंटी का लिख के देता हूँ, ये अटेम्प्ट में या सितंबर अटेम्प्ट में वैसा आना है, आना है, आना है, आना है, आना है और आना ही है। दो में से एक पक्का। याद करना, स्माइल करना पेपर में जब आता है तब, ठीक है? इस सर ने बोला था, आया, आ गया। When a person who is pretending as, अरे pretending मतलब झूठा, झूठी थी कौन? एनी। pretending as agent and alleged principal, यानी को जिसको पता ही नहीं कि मैं प्रिंसिपल हूँ, फिर पता चला कि मैं तो प्रिंसिपल बनने को रेडी हूँ। Except his act subsequently, agency by ratification arises. लो, अब वापस इस लाइन को ठीक से पढ़िएगा। When a person who is pretending as agent, any and alleged principal, exclamated Ratlam, accept his act subsequently, तो क्या शुरू हो जाता है? एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। वैलिड है कि नहीं है? वैलिड है, वैलिड है, वैलिड। आगे जाओ, आगे जाओ, चिरायु आगे जाओ तो। सलीम सुलेमान है हमारा चिरायु, ठीक है? किसी ने सलीम सुलेमान को देखा नहीं होगा शायद। असेंशियल्स ऑफ रैटिफिकेशन। अब निष्का, ये रैटिफिकेशन वैलिड कब माना जाएगा ना बेटा, उसके प्री कंडीशंस है। एग्जाम में ये आएगा, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रैटिफिकेशन। हम कब मान ले कि हमने जो रैटिफिकेशन किया है वो क्या बने? सही बने, वैलिड बने, करेक्ट बने। कंफर्म करें कब बनेगा? शुरू करो। पहले पॉइंट में, पर्सन शैल हैव full knowledge of transaction. Only lawful acts can be ratified. It shall be for the whole transaction, not leading to loss to third party on behalf of another. It shall have contractual capacity and it must be completed within reasonable time. 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रश्नों के आंसर सुनने को शुरू करता हूं मैं। पहला पार्ट, पर्सन शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ ट्रांजेक्शन। पहला पार्ट, पहला पार्ट मुझे क्या सिखाता है मोक्ष? कि सर आधी अधूरी बात ऐनी ने बताई होगी तो उसे रेटिफिकेशन माना नहीं जाएगा। आधी अधूरी नहीं, पूरी खत्म करनी पड़ेगी। सब बातें उस ट्रांजेक्शन के बारे में बतानी चाहिए, आधी अधूरी बातों से रेटिफिकेशन होता नहीं। नंबर 2, ओनली लॉफुल एक्ट्स कैन बी रेटिफाइड। ड्रग्स वग्स लेके आई अफ्रीका से, डील बिल करके आती है, सर लॉफुल एक्ट्स रेटिफाई, हंसते क्यों तुम लोग? lawful acts can be ratified, unlawful acts cannot be
रेटिफाई। ये तो सिंपल था। चोरी को क्या रेटिफाई करोगे? चोरी चोरी हो रही, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्या रेटिफाई करना है? बराबर। इट शैल बी फॉर द होल ट्रांजेक्शन, इट शैल बी फॉर द होल होल ट्रांजेक्शन। एनी जब बता दीजिए, देखो डायमंड्स, तो ओनर का है, कंपनी का, इतना लेना है मुझे, इतना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा सर। या तो पूरा लो या पूरा मना कर दो। आधा काम आप नहीं कर सकते कि जब आप क्या करना चाहते हो, रेटिफाई करना चाहते हो। आधा अधूरा नहीं होगा, होगा तो पूरा, नहीं तो नहीं। बोलो हाँ या ना। ये थियोरी बनेगी पूरी खासी कि एक, दो और तीन हुए। अब नीचे आ जाओ, डी को रुको 2 मिनट के लिए साइड पे। एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर ओनली कैन बी रेटिफाइड। यानी अगर अगर एनी ने कहा होता ना कि मैं खुद ओनर नहीं हूं, बायर नहीं हूं, मैं तो एजेंट हूं, तो ही वो होगा। अगर एनी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया होगा तो कि मुझे खरीदना है, तो फिर रेटिफाई नहीं होगा। तुमको समझा? आपने किसी और के बिहाफ पे बोला है तो ही रेटिफाई होगा, बाकी रेटिफाई नहीं होगा। नंबर 6, प्रिंसिपल शैल बी इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। प्रिंसिपल यानी वो कंपनी, रतलाम वाली कंपनी, उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी कब होनी चाहिए? जब इन्हीं ने खरीदा तब, और जब वो रेटिफाई करे तब। जब एनी ने एंटर किया यूके में कॉन्ट्रैक्ट तभी भी, और जब एनी एनी का रेटिफाई करा है तभी भी। दोनों समय पे क्या होना चाहिए? इडियट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें दोनों समय पे जरूरी है। डू यू अग्री? इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन रीजनेबल टाइम। बहुत सालों नहीं लगाना है, 3-4 महीने में खत्म कर देना है। अब मैं आपसे चाहता हूं कि ABCEFG, ये 6 पॉइंट्स आपके सामने हैं। इसको रिकलेक्ट करो। पहले कॉन्सेप्चुअली बाय हार्ट करने के बदले सिर्फ रेफर करके मुझे बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। उसके बाद हम पॉइंट नंबर डी को रेफर करेंगे। फाइनली विल बी क्लोजिंग इट ऑफ। कम ऑन फास्ट। बोल। बच्चों हो गया? आपको कोई डाउट है क्या इसमें? कुछ डाउट है तो मुझे पूछो पहले। इसमें कोई डाउट है ये पॉइंट्स में? चलो, एक पॉइंट जो आपके बीच में था, जो आपको मैंने पढ़ा नहीं, वो क्या था? इट शुड नॉट रिजल्ट इन लॉस टू थर्ड पार्टी। यानी आपके आपके एडवांस ग्रेटिफिकेशन से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट रिजल्ट टू लॉस टू थर्ड पार्टी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर मैं मान लेता हूँ कि हमने कोई रेंट भाड़े पे कोई ऑफिस लिया है, और उसका रेंट 20,000 रुपये महीना है, तो हमें किसी ने कहता है कि सर हमारी ये ऐसी एक ऑफिस बाजू में भी है जिसका रेंट सिर्फ 12,000 रुपये महीना है। अब मैं कहा कि भाई छोड़ दे, मुझे मगजमारी नहीं करना है तुम्हारे साथ, अब यू जस्ट लीव इट अवे।
वो बंदा जाता है कहीं और, कहता है कि सर ये मैं सर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मुझे ये रेंट पे चाहिए, और जिस जगह पे मेरी ऑफिस है वहां पे वो कह के जाता है कि सर हम अगले महीने खाली कर देंगे, नोटिस दे रहे हैं आपको। उससे कुछ दिनों के बाद मेरे पास आके कहता है, सर मैंने आपके लिए काम कर दिया है। वो क्या? एग्जैक्टली सेम ऑफिस, सेम फर्नीचर, मैं आपको 12,000 में दे रहा हूँ, प्लस जो पहले वाले ओनर थे आपके, जहाँ पे आप अभी हो, उसको मैंने नोटिस ऑलरेडी दे दी, उसको 1 महीना भी हो चुका है, और अभी उसका 1 महीना पूरा भी हो गया है। आज से आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ करना क्या है सर, आप सिर्फ ये बोल दो कि मैं आपका एजेंट हूँ। वो आज से नहीं, 1 महीने पहले से। बाकी सब सॉर्टेड है सर, मैंने 1 महीने पहले से ये सब बातें करके रखी है इन लोगों के साथ। अब मैं यहाँ पे अगर मैं कह दूं हाँ तू मेरा ओनर है, तू मेरा एजेंट है, सॉरी, तो इस बेसिस पे होता क्या है, ऐसा करने से किसी को नुकसान भी होगा। 20,000 वाले को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉ कहता है कि अगर आपके एजेंसी বা रेटिफिकेशन से किसी का नुकसान होता है तो वो रेटिफिकेशन वैलिड नहीं है, यानी वो डील कैंसिल मानी जाएगी और आपको फ्रेश डील करनी पड़ेगी। अगर आपको अगले महीने के लिए करनी है तो पुरानी वाली कंसिडर की जाएगी नहीं। नुकसान से फायदा नहीं होना चाहिए, किसी का नुकसान किसी का फायदा नहीं होना चाहिए। आप एजेंट बना के करते तो चलता हिमांशु, बिना एजेंट बनाए आप एजेंट को प्रिटेंड करके बोलो कि अभी कैंसिल कर दो, नहीं चलेगा, कि आपके कहने से किसी का नुकसान हो रहा है, किसी का नुकसान होना नहीं चाहिए। ये आपका लास्ट पॉइंट था जो मैं चाहता था आपको समझाने के, थोड़ा टाइम लो। आर यू क्लियर विद दिस, यस और नो? एजेंसी बाय राइटिफिकेशन के हर एक पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास, हम आगे जाए इस स्टोरी के अंदर, तो अगला पार्ट आता है क्या, कौन सा एजेंट आ रहा है यहाँ पे? कौन सा आ रहा है? सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। स्टार्ट, स्टार्ट। सर सब एजेंट यानी क्या? सर एजेंट का एजेंट, सब एजेंट, सर एजेंट का एजेंट यानी एजेंट को हमने एजेंट रखा था, एजेंट एजेंट रख लिया। सर हमने रखा था एजेंट, एजेंट ने रख लिया एजेंट। हम क्या रहे? प्रिंसिपल। एजेंट क्या रहा? हमारा एजेंट। लेकिन एजेंट किसी और को अपॉइंट कर दे एजेंट, तो वो क्या बन जाएगा उस एजेंट के लिए? प्रिंसिपल, और वो एजेंट वापस एजेंट। समझा कि नहीं? प्रिंसिपल एजेंट। तो जब एक एजेंट किसी और को एजेंट रख लेता है उसे हम सब एजेंट कहते हैं। क्या एक एजेंट किसी एजेंट को रख सकता है या नहीं रख सकता है, वो बताइए पहले। क्या एक एजेंट किसी और को एजेंट रख सकता है क्या? बोलो हाँ या ना। आप कहते हो सर लिखा है तो सच ही होगा, लिखा है आपने, लिखा है सब एजेंट, लेकिन लॉ कहता है एक सब एजेंट सब तब अपॉइंट हो सकता है जब प्रिंसिपल को पूछा गया। प्रिंसिपल को बताए बिना एक एजेंट सब एजेंट रख सकता नहीं है। यानी आई हैव अपॉइंट हिमांशु कटारिया फॉर माय वर्क, हिमांशु अपॉइंटेड मोक्ष फॉर द वर्क। ये तो क्या हो गया, हिमांशु ने मेरा काम किसी और को आउटसोर्स कर दिया। ऐसा हिमांशु कब कर सकता है, मुझे पता है कि सर मैं नहीं आ सकता सर, राम राम, लेकिन मोक्ष को भेज देता हूँ मैं। ऐसा बोलने के बाद मैं हाँ बोलूँ तो वो कर सकता है, बाकी आप सब अपॉइंट कर सकते हैं नहीं। इससे पता है क्या होगा, मेरे पूछे बिना किया होगा तो मैं मोक्ष के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा, और मुझे पूछने पे किया होगा तो मैं लायबल रहूंगा। मुझे पूछ के नहीं किया होगा तो हिमांशु लायबल हो जाएगा मोक्ष एक्ट के लिए, और पूछ के किया है तो मैं लायबल हो जाऊंगा। मैं नहीं पूछ के नहीं किया तो कौन लायबल हो जाएगा? हिमांशु, नॉट मी। समझा क्या मैं क्या बोला? समझा? एक बार सब एजेंट को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। When agent appoints another agent, क्या क्रिएट होता है? सब एजेंसी क्रिएट होता है। एजेंट के किसी और को एजेंट बनाने पे सब एजेंसी क्रिएट होता है। द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट इज नॉट लॉफुल, उसकी अपॉइंटमेंट लॉफुल नहीं है, बिकॉज एजेंट इज अ डेलीगेट। एजेंट खुद क्या है? जिसको काम डेलीगेट किया गया है वो किसी को डेलीगेट कर सकता? डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। The appointment of sub-agent would be valid if the terms of appointment originally contemplated. Terms of appointment यानी कि अपॉइंटमेंट करते वक्त एज एजेंट बताया गया था कि आप सब एजेंट रख सकते हैं, या फिर उस बिजनेस के कस्टमर ट्रेड में ऐसा माना जाए
कि सब एजेंट रखना जरूरी है। इन दिस बोथ द केसेस सब एजेंट को क्या माना जाएगा? एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या फिर कस्टम से हुआ है, कस्टम्स ऑफ ट्रेड आई हैव टॉट यू इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, मैं यहाँ पे वापस पढ़ाऊंगा एक बार 2 मिनट के बाद पढ़ाऊंगा। दोनों केसेस में सब एजेंट का बनना जरूरी है। यहाँ से हम थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं, आई विल मेक यू रीड दिस, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ जाओ। देखो ये पढ़ने पे आपको सब समझ में आ जाएगा, स्टोरी ऑफ सब एजेंसी। इसको पढ़ के वापस ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? डेलीगेशन कब हो सकता है, मतलब कब आप सब एजेंट बना सकते हो? हिमांशु सब लिखा गया है यहाँ पे कि एजेंट कैन नॉट डेलीगेट हिज एक्ट टू अनदर, यानी एजेंट किसी और डेलीगेट कर सकता नहीं है, लेकिन नीचे दिए गए सिचुएशंस के अंदर एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। नंबर 1, जब ड्यू टू कस्टम्स और यूसेज ऑफ ट्रेड, यानी धंधे का नेचर ही ऐसा है कि हर एक काम वो बंदा खुद नहीं किसी और से करवा लेता है। हेलो। नंबर 2, बाय टेकिंग अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल। नंबर 3, नेचर ऑफ एजेंसी इज सच दैट अपॉइंटिंग सब एजेंट इज डैश मैंडेटरी। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 एक ही है, भाषा अलग है। 1 and 3 इज 1 and the same। कस्टम्स ऐसे है या फिर नेचर ऐसा है, बात एक ही हुई। नंबर 4, एक्ट टू बी डन इज प्योरली मिनिस्ट्रियल इन नेचर। मिनिस्ट्रियल यानी क्या? चाय मंगवा के लेके आ, हिमांशु का, हिमांशु मोक्ष को जा चाय लेके आ। चाय लाने में हिमांशु लाया मोक्ष क्या फर्क पड़ता है? मिनिस्ट्रियल यानी चिंदी काम, क्लरिकल वर्क, जिसके लिए कोई भी करे फर्क पड़ता नहीं है, तो चलेगा एजेंट का सब एजेंट बनना। नंबर 5, सब एजेंट अपॉइंट क्यों किया? अरे सर घर पे कोई बीमार था, मैं काम कर पाता नहीं, आपका काम अटक जाता, इसलिए मैंने क्या कर दिया, रात को इमरजेंसी किसी और को बोल दिया, जिससे वो काम आपका टाइम पे हो जाए। तो सब एजेंट का अपॉइंटमेंट इमरजेंसी में भी चलेगा। यहाँ पे आपको दिए गए प्रावधान ये कहना चाहते हैं कि ऐसे 5 सिचुएशन जहाँ पे आप एजेंट होने के बावजूद आप क्या कर सकते हो, किसी और को एजेंट बनाने की कोशिश कर सकते हो, जिसके नाम है कस्टम से, अप्रूवल से, नेचर से, मिनिस्ट्रियल से या इमरजेंसी से। ये 5 कारणों से आप सब एजेंट अपॉइंट कर सकते हो। क्या आपको समझा? अभी वो रिफर करना चाहते हो? ये फिर हम ऊपर जाते हैं, फटाफट रेफर कर लो फटाफट। ये ध्यान है तेरा? ध्यान नहीं है तेरा, तेरा ध्यान तेरे दाई ओर जा रहा है, कैमरा उधर है तेरा, मेरा फोटो उधर जा रहा है। तो अभी तो मुझे नहीं देख रहा है, अभी तो मुझे नहीं, अच्छा सेट कर दिया कैमरा, समझ गया मैं तेरी बातें। चलो 1 2 3 4 5, कम ऑन फटाफट पढ़ो, फटाफट फटाफट, चलो 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 चलो। चलिए, आपने पढ़ लिया होगा इतना बराबर से। डाउट है तो पूछो, साक्षी को डाउट है? डी फॉर साक्षी, डी फॉर डाउट, लेकिन नहीं है डाउट। चलिए आगे जाते हैं। आई वॉन्ट पीपल टू आस्क मी डाउट्स, इट मेक्स द क्वेश्चन लेक्चर मोर इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे है ना, ये तो आपने पढ़ा, अब यहाँ पे आ जाओ। अगर सब एजेंट का अपॉइंटमेंट प्रॉपरली हुआ था या फिर विदाउट ऑथोरिटी हुआ था, अगर प्रॉपरली हुआ था तो प्रिंसिपल जिम्मेदार रहेगा फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। डू यू अग्री? हाँ सर। अगर ऑथोरिटी के बिना हुआ था तो प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट एंड सब एजेंट इज नॉट बाउंड बाय टू द प्रिंसिपल, क्योंकि उनका कोई देना देना ही नहीं है।
इट इज द एजेंट हु इज द प्रिंसिपल ऑफ सब एजेंट। फिर कौन कौन माना जाएगा लायबल निश का? जो एजेंट है वो सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाए। यानी मैंने कहा था हिमांशु को, हिमांशु ने कहा मुनात को, तो हिमांशु विल बी लायबल टू मुनात, मुनात विल बी लायबल टू हिमांशु। मेरे को देना देना नहीं है अगर सब एजेंट मेरे को कहने के बिना बट अपॉइंट हुआ नहीं था तो। क्या आपको समझा मैंने क्या बोला? नहीं समझा? वही अपॉइंटमेंट वैलिडली हुआ था या नहीं हुआ था? वैलिडली हुआ था तो प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी एक्ट्स। यस। नहीं हुआ था ठीक से अपॉइंटमेंट तो प्रिंसिपल को पिक्चर से बाहर निकाल दो। फिर गेम किसके बीच में रहेगा? एजेंट और सब एजेंट के बीच में रहेगा। एजेंट लायबल टू सब एजेंट, सब एजेंट लायबल टू एजेंट। प्रिंसिपल मुझे कुछ पता ही नहीं भाई तू कौन है, निकल यहाँ से बाहर। आई हैव नो क्लू तेरे, आई हैव नो क्लू। अगर मान लीजिए मैंने कहा हो आशीष सर को कि मेरा बंदा आएगा सर उससे डील कर लेना, सर क्या पूछेंगे? सर उसका नाम क्या होगा पूछेंगे ना सर मेरे को। ये बोला हिमांशु आएगा, ठीक है सर। आया कौन? मंदोत। तो आशीष सर को क्या करना चाहिए? सर वो मंदोत को आया, दूसरा बंदा है, ये आपका है क्या? नहीं नहीं मेरा बंदा नहीं है ये, बात खत्म। मैं लायक, अगर सर ने फिर भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया तो मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। मंदोत जाने, सर जाने, कटरिया गया हो या फिर मुझे पूछे गया हो तो फिर ठीक है मैं लायबल रहूंगा। दिस इज द स्टोरी। ये पढ़ा हमने सब एजेंट। क्या पढ़ा हमने? सब एजेंट कौन होता है, सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है या नहीं। और नंबर तीन क्या पढ़ा पता है मुस्कान? सब एजेंट कब अपॉइंट नॉर्मली हो सकता है। तीन चीजें पढ़ी। सब एजेंट होता है क्या है, सब एजेंट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा या नहीं, और सब एजेंट कब कब अपॉइंट हो सकता है वैलिडली, ये चीज हमने पढ़ी। अब अगला नाम जो मैं आपको पूछ रहा हूँ वो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। कौन सा एजेंट? विच एजेंट साक्षी? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो मुझे आप पलक भाभी एनी चिरायु माही एंड साक्षी मुझे बताइए आपके हिसाब से सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। क्या बात है, किसी को आंसर देना ही नहीं? नहीं देना किसी को आंसर? पलक, श्रेयांश, एनी, किसी को नहीं देना? साक्षी बेटा नो आंसर्स। सब्स्टिट्यूटेड। सर जो मेन एजेंट है उसकी रिप्लेस में कोई और बंदा अगर काम करता है तो सब एजेंट क्या है? सब एजेंट में तो उसने एक और एजेंट को अपॉइंट किया था, इधर वो उसी के रिप्लेस में काम कर रहे हैं। आप मेरा लॉ बिगाड़ रहे हो। मतलब कन्विंस तो कर पा रही है बंदी, जो भी हो वैसा ऐसा ही है। अलग अलग भी कर पा रही है बंदी के पैसा ऐसा ही है, ये ऐसा ही, बाकी वो सेम ही बोल रही है दोनों जगह। सेम बोलने के बावजूद इतना कॉन्फिडेंस सीए के बच्चों में होता है। सीए का बच्चा 100 का पेपर लिखने के बाद भी फेल हो सकता है और फिर भी 100 का लिख भी सकता है। पॉजिटिव ही बोल रहा हूँ, ओके है अपने पास क्रिएटिविटी है। वेरी गुड, वेरी गुड ट्राई एटलीस्ट। सुनो दिस इज अ वेरी वेरी थिन लेयर गैप बट स्टिल अ बिग गैप। सुनो, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट नाम गलत चुना है इन्होंने, दे शुड हैव नॉट यूज्ड दिस वर्ड, आई वुड से दैट, बट ठीक है उन्होंने नाम ये यूज किया है। मुस्कान ये कहता है जब एक एजेंट अपने किसी पर्सन का रिकमेंडेशन देता है टू द प्रिंसिपल फॉर सम एक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट बनता है प्रिंसिपल और उस एजेंट के बीच में, ना कि मेन एजेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो श्रेयास एक कॉन्ट्रैक्टर है और मैंने उसे पूछा कि भाई श्रेयास मुझे एक पेंटर चाहिए,
तो पेंटिंग का काम करेगा। अरे सर मैं नहीं करता, बट ये जो है ना सर नकुल, वो उसका पेंटिंग का बिजनेस है सर, वो सर्विस देता है, मैं उसको जानता भी हूँ सर, अच्छा काम करता है, आप उससे करवा लीजिए, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। और मेरे साइट पे फिर किसको अपॉइंट किया मैंने, मेरे साइट पे श्रेयांश के रेफरेंस से नकुल को अपॉइंट किया। तो जो काम मैं श्रेयांश को देने जा रहा था वो श्रेयांश ने नहीं लिया, और अपने आप को सब्स्टिट्यूट किया किसी और पर्सन के साथ। तो श्रेयांश तो यहाँ पे पिक्चर में है ही नहीं, लेकिन मेरे साथ पिक्चर में कौन आने वाला है, नकुल। अब कॉन्ट्रैक्ट मेरे और नकुल के बीच में रहेगा, श्रेयांश रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है, लायबल होने वाला नहीं है। अगर श्रेयांश ये करता है ना, हाँ सर हो जाएगा, काम हो जाएगा, बिंदास हो जाएगा, और ये कहने के बाद अगर श्रेयांश नकुल को अपॉइंट करता है टू डू द एक्ट्स ऑफ पेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ श्रेयांश, उसको हम क्या बोलते हैं, सब एजेंट। लेकिन श्रेयांश बोले सर मैं नहीं करता, ये काम ही नहीं, मेरे को नंबर देना, आप करवा लो बात, काम अच्छा करेगा बंदा। तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। क्या श्रेयांश रिस्पॉन्सिबल रहेगा या नहीं, वापस सोच के बताइए। इस दिशा, इस दिशा इन द क्लास, दिशा क्लास में है। यस सर। दिशा आपका लेक्चर मिस हो रहा है या क्या आप लेक्चर में कैमरा के बिना घूम रहे हो? Sir, actually I am doing from PC. I'm just switching to the laptop, then I'll on the camera. मेरे को कोई रीजन सुनना नहीं है, दिशा हो या कोई भी हो, कैमरा ऑन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। अगर तकलीफ है कैमरा ऑन, पापा का फोन ले लो, वाईफाई ऑन करो, पापा का बोलो एयरप्लेन मोड में डाल दे, लेकिन कैमरा ऑन करें, सिंपल, बराबर। तुमको वैल्यू नहीं समझेगा बेटा, मान लो मेरी बात, तुमको वैल्यू, तुमको सर भैया दिमाग खाते मेरा, वह कैम ऑन करवाते हैं, कैम ऑन करवाते हैं। शायद आप समझ पाओगे आज, नहीं तो कल, कभी ना कभी तो समझोगे, पर आज को आपको समझेगा नहीं, ठीक है, लेकिन कैमरा ऑन रखना है। हिमांशु बीच में घुस गया था 4-5 दिन के लिए, बराबर, नाश्ता पानी के लिए, फिर वापस लाइन पे आ गया। चलो छोड़ो, सब्स्टिट्यूट एजेंसी में निष्का, यहाँ पे भी श्रेयांश लायबल होगा, लेकिन सिर्फ नेग्लिजेंस पे। किस पे, सिर्फ किस पे, नेग्लिजेंस पे। यानी अगर श्रेयांश ने वेरीफाई नहीं किया होता कि नकुल जेन्यूनली पेंटिंग का बिजनेस करता है, जेन्यूनली अच्छा पेंटर है, जेन्यूनली काम करके बैठा है, अगर ये जानकारी उसको नहीं थी, फिर भी उसने बोला हाँ सर अच्छा पेंटर है, अच्छा काम किया, मैं इसको और साइड पे देखा हुआ हूँ, ऐसा बोल दिया ना, और फिर लोचा क्या ना नकुल ने, तो श्रेयांश लायबल रहेगा फॉर नेग्लिजेंस, फॉर नेग्लिजेंस तुझे लेकिन अगर जेन्यूनली नकुल प्रॉपर बंदा था, सब बराबर था, और उस काम में से गलती कर दी, उस काम में ही गलती कर दी, तो वो लायबल नहीं है। मतलब सर मैंने नकुल को, श्रेयांश को मैंने किया, अरे श्रेयांश क्या बंदा बेचता है, इतना टाइम पास, इतना टाइम पास, इतना टाइम पास। सर पहले तो बराबर था, मेरे 3 साल साथ में काम किए, कोई दिक्कत नहीं आई सर कभी भी, पता नहीं यहाँ पे क्यों हुआ है। ऐसा कहने पे श्रेयांश बच जाएगा, क्योंकि उसने नेग्लिजेंस नहीं किया। क्या आपको थंब रूल समझ में आया, लायबिलिटी कब आती है किसी एजेंट की, फॉर रेफरिंग अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। हेलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी, यहाँ पे ध्यान से सुनना। यहाँ पे आ जाओ। Substituted agents are not sub-agents. They are the agents of principal. Why are the principal? Where the principal appoints the agent, and if that agent identifies another person to carry on the activities ordered by principal, then the second person is not to be treated as sub-agent, but only an agent of original principal. The agent shall not be liable for the acts of substitute agent if he exercise dash reasonable skill. Before you read this line one more time, Himanshu, इसको पढ़ लेते हैं।
ए कंसाइंड गुड्स टू बी फॉर सेल, इन्हें गुड्स दिया है बी को कंसाइनमेंट के रूप में सेल करने के लिए। बी ने अपॉन किसको किया, सी को, जो कौन था, एक ऑक्शनर था, और जो एक बी वेल नोन ऑक्शनर यानी रिनाउंड था, फेमस था, फॉर सेल ऑफ गुड्स। सी सोल्ड बट बिफोर पेमेंट टू ए became insolvent. It was held that B shall not be liable due to loss of A due to insolvency of B since C was. It was held that B shall not be liable due to loss of A due to insolvency of B since C was sub-agent of A. अब एग्जाम्पल को तो आप 2 मिनट की गोली मारो, क्योंकि मुझे समझाने में आप थक जाऊंगा ये पार्ट। पहले ये लेवल जो है ना, ये खरीदना, मैंने हाईलाइट डार्क किया ना, उसको रीड करो सिर्फ शांति से, डार्क येलो को रीड करो। आई होप आपने थ्योरी को पढ़ लिया, ऑरेंज थियरी को प्रॉपरली। क्या वो आपको समझ में आया प्रॉपरली? क्या थ्योरी थ्योरी समझ में आई ये ऑरेंज वाले की नहीं समझ में? मुझे बताओ, ये थ्योरी समझ में आई चिरायो? वापस समझाओ थियरी, वापस समझाओ, थ्योरी समझ में आई? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया होगा? आया एग्जाम्पल समझ में? नहीं। हम पात्रा को चेंज कर दे, ए को हिमांशु मान लेते हैं, ठीक है? ए जो है ना, ए हिमांशु है, ठीक है? ये नकुल है ना, ये बी नकुल है, ठीक है? और सी जो है ना, वो चिरायु है। हिमांशु, नकुल और चिरायु, ठीक है? सुना वापस, ठीक है? अब हिमांशु ने गुड्स बेचने के लिए नकुल को दिए कि नकुल तू इस गुड्स को बिकवा देना। नकुल बोला साला काम तो साला मगजमारी वाला, मैं अकाउंट्स का बंदा, बेचना तो है ही, चल एक अच्छा सा कौन अपॉइंट कर लूं, एक अच्छा सा ऑक्शनर अपॉइंट करूं, जिससे काम थोड़ा क्या हो जाए, इजी हो जाए, तो बेचना मेरा काम थोड़ी है। नकुल ने अपॉइंट किया किसको, चिरायु को एज दाश ऑक्शनियर, जिससे वो काम क्या हो जाए और ज्यादा सही हो जाए। सी ने, मतलब किसने, चिरायु ने, वो गुड्स को बेच दिया और पेमेंट चिरायु को मिल गया बायर से, लेकिन जब तक वो पैसा वापस उसको दे पाता हिमांशु को, तब तक चिरायु क्या हो गया, इंसॉल्वेंट। और हिमांशु किसको फोन करता है, नकुल, नकुल यार तूने किसको रखा था यार, पैसा माल तो दे दिया लेकिन पैसा नहीं दिया। हिमांशु भाई मैं क्या करूं, वो बंदा तो जेन्यून है, फेमस है, तो इंसॉल्वेंसी नसीब अपने के इंसॉल्वेंट, बाकी वो 10 साल से धंधा का कभी कुछ नहीं हुआ। शेयर मार्केट में कुछ एंट्री लिया था, फ्यूचर ऑप्शन में लिया था, फंस गया तो डूब गया, बाकी मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने जो रखा था वो जेन्यून बंदा था सर, वो तो वेल नोन था। तो क्या नकुल जिम्मेदार रहेगा हिमांशु को? नहीं, क्योंकि वो एजेंट सब एजेंट नहीं, वो क्या था, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट था। ए बी और सी का मतलब रेफरेंस समझ में आया? ए बी सी का जो काम आप नहीं कर रहे हो किसी और से करवा रहे हो ना, डायरेक्टली उसको हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं, और जो आपके बिहाफ पे कोई और करे उसे हम सब एजेंट कहते हैं। सिंपल भाषा में बताओ, ए टू बी एंड बी टू सी सब एजेंट।
A to B and A to C substitutive. A to B, B to C sub agent. A to B, A to C substituted agent. I hope you are done with this story, right? ये सब चीजें रेलेवेंट है एग्जाम्स के लिए, एकदम 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 ही रेलेवेंट है। ये हो गया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं। हमने सीखा है प्रिंसिपल लायबल होता है थर्ड पार्टी को, बोलो हाँ या ना। ठीक है, प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट। कौन से एक्ट्स ऑफ एजेंट? जो लॉफुल थे और जो उसकी ऑथोरिटी में थे। एजेंट इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, बराबर है, जो उसे किसके बिहाफ पे किए थे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। ये भी सही है। जब ऑथोरिटी एजेंट एक्सीड कर दे, और वो भी कौन सी एजेंट एक्सीड करे? जो उसके स्कोप के बाहर हो, वो प्रिंसिपल शैल नॉट बी लायबल। ये लाइन को आप सब मुझे समझाओगे भी, आपको पार्टनरशिप एक्ट का रिवीजन तो नहीं किया होगा आपने, लेकिन पढ़ा तो होगा। पॉइंट नंबर सी को शांति से पढ़िए और मैं आपको पूछूंगा। पॉइंट नंबर सी, मुझे लगता है इतने समय आपने पढ़ लिया होगा जो पढ़ना चाहिए था। अब बताइए कौन बताएगा? मंदोत पूछता हूँ, मंदोत को पूछता हूँ। चल मंदोत बता। अगर उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर का कुछ काम किया है तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा उसके लिए। चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस, बराबर। कुछ तो अच्छा बोलता मंदोत, तेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। चलो उसको पूछे सेकेंड एलिमेंट पे। अभिषेक बातें मत कर बेटा, इधर ध्यान दे। हंसता रहता है रोज। चल हिमांशु तू बता। सर मतलब जैसे एजेंट की अथॉरिटी है, मतलब जैसे वो एजेंट है, वो इतने अमाउंट से ज्यादा का लोन नहीं ले सकता, इतने से ज्यादा गुड्स खरीद नहीं सकता। और एजेंट ने उससे, ये उसकी अथॉरिटी है मतलब, और उससे ज्यादा उसने गुड्स खरीद लिए या फिर उससे ज्यादा लोन ले लिया, तो ऐसे केस में फिर जो प्रिंसिपल है वो लायबल नहीं रहेगा। क्या इसने सच कहा? क्या हिमांशु ने सच कहा या गलत कहा? सच मतलब वन, झूठ मतलब दो। दिशा वन और टू? वन। मुस्कान वन। निष्का, एनी, साक्षी, हार्दिक। साले कोई टू वाला है ही नहीं, कोई नहीं है टू वाला। आंसर इज टू। माँ कसम। तो बस सर आप टाइम पास कर रहे हो बैठे बैठे, आंसर टू हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं होता। आपको सिर्फ हमको कंफ्यूज करना है, आपको लगता है? मैं बताऊं आपको टू क्यों है? बताओ। यहाँ पे ना दो शब्द थे, एक ऑथोरिटी एक्सीड करना और दूसरा स्कोप को बियॉन्ड स्कोप काम करना। जितने बच्चों ने आंसर दिया ना, उसने सिर्फ ऑथोरिटी का शब्द यूज किया, स्कोप शब्द को यूज ही नहीं किया। मुझे शौक हो गया कि आप ऐसा बड़ा शब्द को कैसे छोड़ सकते हो जब आपको पास दो शब्द थे, ऑथोरिटी भी और स्कोप भी। अब मैं आपको समझाता हूँ ऑथोरिटी और स्कोप में क्या फर्क होता है, समझाओ। मान लीजिए मैंने अपॉइंट किया हिमांशु को कि भाई ये मेरा एजेंट है। मैंने कहा एक सीखने वाले से कि भाई ये मेरा एजेंट है, मेरे को कभी भी पेंसिल स्केल पेन मार्कर पेन डस्टर बस्टर बुक बुक से कुछ भी लगे, सीखने वाले को बोला हिमांशु आया तो दे देने का मेरे नाम पे। ठीक है सर। अब हिमांशु को बोला था मैं 5 मार्कर पेन लेके आ, रेड कलर की। उसके पास था, वैलेंटाइन डे आगे आ रहा था, भाई ने 6 मांग ली, एक लेके चला गया कॉलेज। क्या मैं 6 के लिए लायबल हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं 6 के लिए लायबल हूँ या नहीं हूँ?
आंसर इज यस, क्योंकि वो ऑथोरिटी के बाहर है लेकिन स्कोप के अंदर है। दुकान वाला कहेगा अरे सर मेरे को क्या पता वो 6 आपने 5 कही थी या 6 कही थी, आपके नाम पे आपने बोला था वो आएगा 6 से 6 दिन का मुझे देना है, तो उसने मांगी 5 या 6, मैं तो दूंगा ही ना सर उसको, मैंने उसको 6 दी है, साइन है उसकी 6 पे, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आउटसाइड ऑथोरिटी है बट विद इन द स्कोप है, विद इन द स्कोप है। लेकिन हिमांशु ने उसी दिन एक कार्ड भी लिया था, वैलेंटाइन कार्ड, वैलेंटाइन कार्ड भी लिया भाई ने। वो वैलेंटाइन कार्ड वाला जो कार्ड लिया था उसके भी 100 रुपए लिखे थे स्टेशनरी की दुकान ने मेरे हिसाब में। मैं बोला भाई ये तो स्कोप के बाहर है, तो इसके पैसे तो मैं नहीं दूंगा तुझे, भले वो मेरा एजेंट ने काम किया हो। मतलब एजेंसी के अंदर प्रिंसिपल लायबल होता है, भले ही एजेंट ऑथोरिटी एक्सीड कर दे फिर भी लायबल हूं मैं, लेकिन वो कामों के लिए जिसमें स्कोप सेम है। स्कोप में और ऑथोरिटी में भी अंतर है, आपको समझ में आया होगा। जितना समझने की कोशिश करोगे उतना समझ सकते हो, आप समझना चाहो तो। मैंने सोचा था ऐसा हो सकता है, एनीवन थॉट दिस? I expected this batch to answer this. Disha, expected you. There are many in this batch who should have that. जब मैं आपको बोलता हूँ पढ़ो तो आपको इतना तो चलना चाहिए कि नहीं कि सर ने बोला पढ़ना मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, ये तो सोचना। और शब्द किसी ने शब्द भी यूज नहीं किया, निष्का शब्द भी यूज नहीं किया इसको आप किसी ने। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। एक एजेंट रखा जो हमारे लिए ना मैंगोस देता है रत्नागिरी से, उसको भेजा मैंगोज वाले के, मैंगोज को फार्म के पास, फार्म से उसे मैंगोज ला के हमें लाना था। हमने बात किया था कि हमको हमने बात फार्मर से कर लिया था हमारा बंदा आएगा मैंगोज देने के लिए। हाँ, ठीक ठीक है सर, आप वो बंदे का नाम दे दिया जैसे हार्दिक पटनी आएगा, ठीक है। अब वो पहुंच गया, हमने 10,000 डजन मैंगोज बोले थे हमारे बंदे को, वहां पे कुछ बोला नहीं था। वहां पे वो मैंगोज 12,000 डजन मैंगोज वहां पे ऑर्डर दे देता है और वो बंदा लेके आता है। अब होता है कि 12,000 डजन में से हमें मिलती 10,000, बाकी 2,000 डजन तो एजेंट अपने पास लेके चला जाता है अपने घर पे। अब बिल कितने डजन का आया? 12,000। घर आई कितनी डिलीवरी पे? 10। बाकी 2,000, 2,000 कौन लेके गया? एजेंट खुद। कौन रिस्पॉन्सिबल बाकी के 2,000 के लिए? हम रिस्पॉन्सिबल है या नहीं टू द फार्मर? यस और नो? यस। क्यों? हाउ विल फार्मर नो कि तुमने 10 बोला है, दो या 12 तुमने बोला था उसे? नहीं, तुमने सिर्फ क्या कहा था कि एजेंट आएगा। लेकिन अगर उस जगह पे फार्मर जो था ही वाज ऑल्सो ही हैड अ वेरी गुड बाइक, उसके बच का स्पोर्ट्स बाइक थी और अपने एजेंट को पसंद आ गई स्पोर्ट्स बाइक, पैसे वाले फार्मर्स थे। मैं कितने का? 5 लाख में दे दूंगा, चलो लेके जाओ। उसका भी बिल मेरे पास आ गया, 5 लाख, हायाबुसा चार्ज, सेकेंड हैंड। अरे भाई ये मुझे क्यों डाल रहे हो? सर तुम्हारे एजेंट लेके गया तो मैं क्या जानूं, तू जाने वो जाने। हेलो, आउटसाइड द स्कोप, आउटसाइड द स्कोप। स्कोप को समझो, ऑथोरिटी को समझो, जो दोनों को ब्लेंड करोगे तब समझेगा कौन लायबल कब होता है, कौन लायबल कौन नहीं होता है। यहाँ पे आ जाओ वापस। एनी फ्रॉड कमिटेड बाय एजेंट, ध्यान से सुनना, फॉर द एक्टिविटीज विद इन हिज स्कोप प्रिंसिपल शैल बी लायबल टू थर्ड पार्टीज फॉर दैट। एजेंट ने फ्रॉड भी किया हो, मुस्कान यानी ऑथोरिटी एक्सीड भी कर दिया हो, फ्रॉड भी कर दिया हो, फिर भी प्रिंसिपल लायबल है थर्ड पार्टी को। क्या प्रूव हो जाए? विद इन द स्कोप। 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 पॉइंट नंबर 4 को पढ़ो।
पढ़ लिया आप लोगों ने? लास्ट पॉइंट को पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी ई पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। दो एग्जाम्पल पढ़ लीजिए फटाफट। एग्जाम्पल 1 समझा? 2? हो गया? चलो, the moment we finish this, फटाफट से याद रखना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के नए चैप्टर्स, along with it some boosters। हम 1 जनवरी से ये सब, सॉरी 1 जून से ये शुरू करेंगे। टाइम टेबल सेम रहेगा, शाम को 7:30 to 8:30 या 9 तक सिर्फ पेपर्स। आपको मैं वीकली टाइम टेबल दूंगा कि आज हम कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं, कौन सा एग्जाम पेपर, कौन सा मॉक पेपर, कौन सा, और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, LLP या कॉन्ट्रैक्ट, व्हाटएवर, बराबर है। वी विल टारगेट टू फिनिश कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन वी शूट अप टू एवरीथिंग। तो पहले 7-8 दिन वी विल बी डूइंग इंडिविजुअल टॉपिक्स, जैसे टेलमेंट का पेपर्स, इसके पेपर, ऐसा
आफ्टर 7 days विल बी शूटिंग अप टू पेपर्स डायरेक्टली, कि हमने एक मॉक उठाया, 2 मॉक उठाए, 2 पेपर्स करे, लास्ट 4 पेपर्स, लास्ट 4 मॉक, लास्ट 4 आरटीपी, तो एटलीस्ट 10-12 पेपर का टारगेट हमारे पास होना चाहिए। दैट शुड बी अवर माइंडसेट। बाय 15th ऑफ या 14th ऑफ जून हम ये सब भी क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे 14-15 जून तक। उसके बाद 4-5 दिन कोई सेशंस नहीं होंगे। देन आई अगेन मीट यू ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स ऑफ लॉ, यानी जब एग्जाम अकाउंटेंसी का पेपर पूरा करके आप जब क्लास से वापस घर पे आओगे, आई सी यू बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर लॉ। दैट शुड बी द स्टोरी, समझा? चलो, एजेंसी पूरी कब होती, कैंसिल टर्मिनेट कब होगी? नंबर 1, जब एजेंसी रिवोक की है प्रिंसिपल ने। नंबर 2, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। नंबर 3, बाय बिजनेस कंडीशन। नंबर 4, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। नंबर 5, इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल। सब अपन हिमांशु पढ़ा हुआ है, डू यू अग्री? वापस एक बार, रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस, हमने देखा था ऐसा ही कंटिन्यूस गारंटी के अंदर भी फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट हमने कहाँ देखा हुआ है? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट देखा हुआ है। बिजनेस के पूरे होने पे, अदर सब्जेक्ट मैटर के डिस्ट्रॉय होने पे, और प्रिंसिपल के इंसॉल्वेंट होने पे एजेंसी क्या हो जाएगी? टर्मिनेट। वेरी सिंपल, बेसिक, आई डोंट थिंक फॉर एग्जाम्स। अब बिफोर आई डू 8 and 9 फॉर यू, आई हैव बी डूइंग 10th विथ यू। 10th, 11th, 12th ये सब जोरदार रहेंगे। यहाँ पे हमारा पार्ट खत्म होता है, फिर यहाँ से आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पूरे के पूरे, जो इंटर सी के क्वेश्चन आंसर्स है, इंटर सी के, ठीक है? क्योंकि फाउंडेशन में तो आपका सही नहीं क्वेश्चन आंसर्स अभी। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, कपल यानी कपल, कपल यानी जोड़ी, मिस्टर मिसेस हिमांशु, कपल्ड। अब कपल्ड विद इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, उसको समझने से पहले दिया आपको मौका, ये रहा आपका आंसर। ओनली 2 minutes टू यू, पूरा पढ़ने का मौका नहीं दे रहा हूँ, 2 मिनट पढ़ो। इफ यू वांट टू आंसर मी, अदरवाइज आई एक्सप्लेन यू। क्वालिटी, इसका जो पैटर्न और इसका जो लुक है ना, आप आओ शॉप पे विजिट करो, वही हिसाब से नीचे की आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये पैटर्न आया था, आपको ये होलसेल रिटेल दोनों चीज में मिल जाएगा। आइए समझे, शुरू करें इसको। इसको ट्राई करना है, किसी को ट्राई करना है, किसी को ट्राई करना है, किसी को ट्राई करना है। ट्राई 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 ट्राई, कौन ट्राई करेगा? दिशा करेगी ट्राई? सर, ये बोलो। sir, during agency contract, when the principal, while fixing the remuneration, contracts with the agent for the like commission or any interest for the benefits of agent. So the amount over and above the remuneration is termed as agency coupled with interest. इंटरेस्ट मीन्स Like for benefits of agent, like to giving some incentives over his remuneration. ओके, ठीक है, ओके, नाइस ट्राई। सुनो ध्यान से, मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है। सॉरी, लेट मी रिकलेक्ट द एग्जांपल। सुनो, ऐसा समझते इस एग्जांपल को। मान लीजिए कि यू हैव टू पे मनी टू सम पर्सन, आप उसको पैसा दे नहीं पा रहे हो। अब वो पैसा ना देना, नहीं दे पा रहे हो, वो आपके घर पे आ जाता है, अरे सर पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो कर रहा है। कर लिया, आप उसको कहते हो देख भाई, मैं तुझे पैसा दे दूंगा जब ये घर बिक जाएगा। ठीक है सर, वापस चला जाता है। 2 महीने वापस आता है, अरे सर अब पैसा दो, अरे सर घर नहीं बिक रहा है, क्या करूँ?
वापस चला जाता है, वापस आता है, सर अभी अभी तो पैसा दो, अरे सर घर नहीं बिकेगा, क्या करूँ? अरे सर मैं बेच देता हूँ घर आपका, अरे तो तू बेच देना, क्या फर्क पड़ता है, तू बेच दे। आपने उसे एजेंट बना दिया किस चीज के लिए? आपका घर बेचने के लिए। उसको इंटरेस्ट आपके घर बेचने में है? नहीं, उसको इंटरेस्ट आपके घर बेचने पे, उसका पैसा मिलने पे है। इसे कहते हैं एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब स्वार्थ। मेरा स्वार्थ क्या है इस एजेंसी में? अरे तेरा पैसा निकलेगा ना तो मेरा घर पे, अगर तेरा घर बिकेगा तो मेरा पैसा निकलेगा। तो तेरा घर बेचने के लिए तूने मुझे एजेंट बनाया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है कि तू जब 10 लाख 50 लाख का घर का पैसा आएगा तो मैं 10 लाख की लोन चुका पाएगा। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट जो होती है दिशा, वो इरिवोकेबल होती है। कैसे होती है? इरिवोकेबल। अब जब तक तेरा घर बिकेगा नहीं तब तक मैं तेरा एजेंट रहूंगा। तू मेरी एजेंसी को कभी भी कैंसिल कर सकता। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है मेरा 10 लाख लेना बाकी है तुझसे। 10 लाख दे दे तो बात खत्म, फिर मैं छोड़ सकता हूँ तेरा इंटरेस्ट। लेकिन जब तक तू मुझे लोन चुकाएगा नहीं, मेरा इंटरेस्ट मतलब मेरा स्वार्थ, मेरा बेनिफिट, मेरा पैसा मुझे मिलेगा नहीं, तब तक मैं तेरा एजेंट रहूंगा, रहूंगा और रहूंगा। इसे कहते हैं एजेंसी कपल विद इंटरेस्ट। समझा क्या? चलो यहाँ पे एक बार इसके एग्जाम्पल को देखो। बहुत बढ़िया है। ये बताइए चैनल कैसे ग्रो करना है, क्या पिक रखनी है, कैसे एडिट करना है, क्या ट्रेंडिंग पे डालना है, कैसे वायरल करना है, और वही लर्निंग है जहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा। ये पढ़ने के बाद कंडीशन क्या है पता है बेटा? ये इंटरेस्ट है ना देश का, ये इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट था ना, वो कब होना चाहिए? एजेंट बनने से पहले। एजेंट बनने के बाद इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो इसको एजेंसी कपल इंटरेस्ट नहीं कहेंगे। कब होना चाहिए इंटरेस्ट? एजेंट होने से पहले। कहाँ लिखा था? इसमें नोटेड दैट, ये देखो ना, येलो येलो, तुम लोग क्या ध्यान देते हो? पढ़ो ये। हाईलाइट पे हाईलाइट करना पड़ता है, हाईलाइट पे हाईलाइट करना पड़ता है। इंटरेस्ट पहले से था तब आपको एजेंट बनाया गया। क्या ये क्लियर है? चलो ये कंसेप्ट समझा। वेरी आईएमपी फॉर एग्जामिनेशन पक्का गारंटीड केस स्टडी के लिए। अभी देखो यहाँ पे ऐसा पाठ करना है ना, लिए देख रहे थे कि क्या एजेंट लायबल होता है पलक से? नहीं। लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल। ठीक है। ऐसे कौन से एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे एजेंट लायबल हो जाएगा और प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा? नंबर एक, जब आपका प्रिंसिपल कहाँ का है? फॉरेन का है, तो लायबल कौन होगा? एजेंट। नंबर दो, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि इस केस में लायबिलिटी किसकी रहेगी? एजेंट की रहेगी। नंबर तीन, एजेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया किसका नाम? प्रिंसिपल का, लायबल कौन रहेगा? एजेंट। जब प्रिंसिपल कौन है? फॉरेन सॉवरिन से, लायबल कौन होगा? एजेंट। जब प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में ही नहीं थे जब कॉन्ट्रैक्ट बना,
जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब एग्जिस्टेंस में थे या नहीं थे? नहीं, लायबल कौन होगा? एजेंट। जब कस्टमर ट्रेड कहता है कि लायबल कौन होगा? एजेंट। जब एलएच प्रिंसिपल जो था, मतलब कौन पता है? रेटिफिकेशन वाले पार्ट में जिसको हम एक प्रिंसिपल बनाना चाहते थे, वो क्या कर देता है? मना कर देता है, मुझे तुम्हें एजेंट बनाना। इन्हीं को मना कर दिया होता तो लायबल कौन होता? इन्हीं खुद, ना कि प्रिंसिपल। और लास्ट, जब एजेंट अपने स्कोप के बाहर काम करता है तभी भी एजेंट लायबल होता है, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता है। शांति से किसी एक चीज को देखो और मुझे बताओ जो आपको समझता नहीं है। सर हाँ, फॉरेन सोवरेन क्या होता है? फाउंडेशन के कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, याद है? फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर्स। हेलो, नहीं पढ़ा था हमने? मेरे को याद नहीं है सर। anyone remembering foreign sovereigns and ambassadors? अरे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में पहला था एलियन एनिमी, दूसरा था फॉरेन सॉवरेन्स, बाहर के जो लोग होते हैं, जैसे बाहर के देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश में आके, बाहर के प्रेसिडेंट, सीएम्स, फिर वहाँ के राजदूत, जिसको यहाँ पे वीजास के लिए और एम्बेसीज के लोग होते हैं, उनको हमने एक पावर दिया है कि तुमको हमारे कोई भी बंदा केस कर सकता नहीं है, उन पे कोई इम्पोज कर सकता नहीं है। तो उस ऐसे लोगों के लिए कौन लायबल रहेगा? एजेंट लायबल रहेंगे, उसके प्रिंसिपल लायबल है। अगर एजेंट ने काम किया किसी किसी फॉरेन सॉवरेन के लिए, तो एजेंट खुद लायबल रहेगा, प्रिंसिपल, क्योंकि वो तो लायबल होता ही नहीं है। हेलो, समझा कि नहीं? फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स एक्सेट्रा। वापस पढ़िए, कोई भी डाउट तो पूछो, नहीं तो फिर जाके जाते हैं फटाफट। हो गया? पॉइंट नंबर 5 को कैन समवन एक्सप्लेन मी? पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 को कोई एक्सप्लेन कर सकता है? कोई समझा सकता है पॉइंट नंबर 5? क्या भी कैसे प्रूव करोगे कि प्रिंसिपल एग्जिस्टेंस में नहीं था जब हेड कॉन्ट्रैक्ट बना था? कैसे? एग्जाम्पल, कंपनी को बनाना प्रपोज किया गया था, कंपनी बनी नहीं थी। उस टाइम पे एनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन जब एनी ने अप्रूवल लिया उस थर्ड पार्टी से, तब तो कंपनी बनी ही नहीं थी, कंपनी उसके 10 दिन के बाद बनी। तो एनी, और फिर कंपनी रेटिफाई करने की कोशिश करी कॉन्ट्रैक्ट को, कंपनी रेटिफाई कर सकती नहीं, क्योंकि कंपनी तो एग्जिस्ट में थी ही नहीं जब कॉन्ट्रैक्ट बना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये किसमें काम आता है बेटा? दूसरा एग्जाम्पल, आपने जिसके लिए काम करने की कोशिश की है वो इंसान मर चुका है, तो बात खत्म हो गई, वो तो समझ में आ जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन का अगर इनकॉर्पोरेशन पेंडिंग है ना, हेलो, तो ये दिक्कत आएगी कि आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन जरूरी है दोनों टाइम पे। डू अग्री? कॉन्ट्रैक्ट जिसने पढ़ा उसको याद आएगा। सॉरी, कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे ये ग्रीन खत्म हो चुका है, तो ये वाला पार्ट पढ़िए। पे बाय लॉ कैसे एजेंसी खत्म हो सकती है? सर, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो जाए तो, प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो, या फिर प्रिंसिपल अनसाउंड माइंड हो जाए तो, और कंपनी है तो कंपनी क्या हो जाए तो, लिक्विडेटेड हो जाए तो, एजेंसी समाप्त हो जाती है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सबसे इजी आंसर था ये, इंसॉल्वेंसी पे, प्रिंसिपल के डेथ के प्रिंसिपल पे, अनसाउंड माइंड हो गया बेचारा शादी करके, और कंपनी के लिक्विडेट होने पे। 4 सिचुएशंस पे। हो गया?
एवरी वन ऑफ यू पॉइंट नंबर 11 मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो प्लीज देखिए कौन सा एग्जांपल है ये एग्जांपल है एजेंसी बाय रैटिफिकेशन में अगर प्रिंसिपल मना कर दे उसे हाँ बोलने के लिए तो क्या होगा? बच्चों ये पढ़ा था ना हम लोगों ने, ये सर नो, अगर वो मना कर देगी तो लायबल कौन होगा? एजेंट खुद। अगर वो कंपनी मना करेगी तो लायबल कौन होगा? एजेंट खुद। बोलो हाँ या ना? एजेंसी बाय रैटिफिकेशन में इन्हीं ने बोला सर मुझे, मैं आपके लिए लाइव रहा, मुझे नहीं चाहिए आपके डॉक्यूमेंट, चले जाओ यहाँ से, लायबल कौन होगा? लायबल इन्हीं खुद हो जाएगी। हेलो, इन्हीं भी बोल रही है वो लायबल होगी, देखो। इसके बाद ये आपका सबसे 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 बेसिक पार्ट आ जाता है, ड्यूटीज ऑफ एजेंट एंड राइट्स ऑफ एजेंट। राइट ऑफ एजेंट क्या है? राइट टू रिटेन मनी फॉर एडवांसेस में और एक्सपेंसेस इनकर्ड। खर्चा जो भी किया है कंपनी के अपने प्रिंसिपल के लिए, वो सब पैसे को, अभी सुनो एग्जाम्पल। मुस्कान सोनी एक एजेंट है किसी प्रिंसिपल के लिए। मुस्कान सोनी ने पूरे महीने में 500 रुपये का खर्चा किया छोटे मोटे खर्चे के लिए कंपनी के लिए। अब जब पैसे आया डेटर से तो मुस्कान सोनी ने क्या किया, उतना पैसा अपने पास रख लिया कि सर ये पैसे मैंने काट लिए, इतने मैंने इनकर किए थे पूरे महीने में फॉर एक्सपेंसेस और एडवांसेस मेड टू एनीवन। बराबर, वो कर सकती है क्या? हाँ सर। नंबर 2, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन फ्रॉम प्रिंसिपल। उसका जो भी सैलरी होगा जो भी हो वो क्लेम कर सकती है या ना? हाँ। लेकिन सर उसने अगर अगर वो गिल्टी पाई गई तो वो नहीं क्लेम कर सकती। गिल्टी पाने जाने पे नहीं क्लेम कर सकती। नंबर 3, सर जब तक उसको अपना रेम्यूनरेशन नॉर्मल वाला नहीं मिल जाता तब तक वो क्या कर सकती है? लायन नहीं, लीन कर सकती है। किसके ऊपर? वो लाइन बन जाती है, यानी वो लीन कर पाती है गुड्स पे, पेपर्स पे। पेपर्स नहीं दूंगी, माल नहीं दूंगी, मेरा पैसा दो सेठ, मेरा पैसा दो, मैंने मेहनत की है। और अगर उसको नुकसान होता है उसके लिए वो क्या क्लेम कर सकती है? प्रिंसिपल से कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकती है। फटाफट एक बार रिव्यू कर लो। राइट टू रिटेन मनी, रिसीव रेम्यूनरेशन, गिल्टी है तो नहीं मिलेगा, लीन कर सकती है, और क्लेम ऑफ कॉम्पेंसेशन फॉर डैमेज। सांभळजो वाचजो, सांभळजो वाचजो, गुजराती में बोला, सुनो और पढ़ो। सांभळ्यो? बच्चों पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट, ड्यूटीज ऑफ एजेंट। इससे भी ज्यादा सिंपल लेकिन एग्जाम में आ सकता है ये। देखो ध्यान से, एक काम किसके कहने पे करो? प्रिंसिपल के कहने पे, जैसा वो कहे वैसा करो। ड्यूटी है आपकी एज एन एजेंट, आपको स्किल यूज करना है, केयर यूज करना है रीजनेबली वेल। अगर एजेंट अपनी ऑथोरिटी एक्सीड कर देता है तो वो लायबल हो जाएगा, हाँ या ना? एजेंट की ड्यूटी है अकाउंट ठीक से पेपर करके सेट को देना, प्रिंसिपल को देना। ड्यूटी एजेंट की सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए। एजेंट की ड्यूटी है कि वो किसी और को, सब एजेंट को डेलीगेट ना कर दे। ड्यूटी है, लेकिन कब कर सकता है? जब अप्रूवल लिया हो तो, कस्टमर ट्रेड हो तो कर सकता है, बाकी उसको डेलीगेट करने का नहीं। और लास्ट ड्यूटी है टू कम्युनिकेट टू प्रिंसिपल इन केस ऑफ डैश।
मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आपने इमरजेंसी वाला एजेंसी पढ़ा तब द्राक्षी कम्युनिकेशन टू प्रिंसिपल की बात नहीं हुई थी। यानी कि जब आपने वो टमाटर बेच दिए, जब आपने वो टमाटर बेचने के लिए रीजन दिया कि इमरजेंसी था, एज अ मैन ऑफ ऑर्डर प्रूडेंस हमने ऐसा किया था, ये सब सही। लेकिन निष्का ये भी याद रखना कि अगर आप कम्युनिकेट कर सकते थे प्रिंसिपल को तो आपको करना चाहिए था। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे तो आप बिना कम्युनिकेशन के कर सकते थे। अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल था तो करना जरूरी था, उसके पहले आप बेच नहीं सकते थे। इमरजेंसी में भी कम्युनिकेशन पॉसिबल था या नहीं ये सोचना जरूरी है। हेलो सर, बहुत बारिश है सर, नेटवर्क आ रहा है सर, आ रहा है, हाँ बोलो बोलो क्या हुआ सर, ऐसा ऐसा हुआ है तो बात कर सकते थे। सर आवाज ही नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, रख दिया फोन, 4 बार किया नहीं हुआ तो क्या करोगे? जो ठीक लगे वो करोगे। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, नॉट टू एक्सीड अथॉरिटी, डू बिजनेस एज पर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, ये सब समझा होगा आपको। अब सिर्फ मुझे एक बार एक रीड किया होगा आपने, टू कंडक्ट बिजनेस एज पर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, टू वर्क विद रीजनेबल केयर एंड स्किल, नॉट टू बी नेग्लिजेंट, टू रेंडर अकाउंट्स टू प्रिंसिपल, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। आपको समझ में आता है, ये आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा, सीक्रेट प्रॉफिट अर्न नहीं करना चाहिए, नॉट टू डेलीगेट सब एजेंसी, एंड टू कम्युनिकेट इन केस ऑफ इमरजेंसी। हेलो, अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ इसके इसी के कनेक्शन पे कि थर्ड पार्टी एजेंट और प्रिंसिपल में, अगर प्रिंसिपल अगर एजेंट अपना स्कोप विद इन द स्कोप बट बियॉन्ड ऑथोरिटी कुछ काम करता है तो कौन लायबल होगा, किससे बताइए? अगर एजेंट विद इन बियॉन्ड दी ऑथोरिटी एंड विद इन द स्कोप काम करता है तो कौन लायबल होगा, किसे बताइए? Himanshi, why do you keep your videos up? Message me after the lecture gets over. बताइए। अभी तो बजाएगा कान नहीं बजा, आंसर तुमको पता है आंसर। मेरे को मारेगी नहीं इसका आंसर, सब मैं मारती हूँ आपको। सेम टाइमिंग, ये बताओ, चलो दिशा निष्का ऑडियो ऑन करो, बताओ आंसर, साथ में बोलो आंसर, चलो। Principal Third party and liable to the principal. an agent is liable to principal. एजेंट इज लायबल टू प्रिंसिपल एंड Principal is liable to third Third party. परफेक्ट, वेरी गुड आंसर। अभी आपने शांति दिया मेरे को। ए बी एंड सी के सिचुएशंस के अंदर दोनों का पार्ट देखना पड़ेगा कि प्रिंसिपल लायबल होगा थर्ड पार्टी को और एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल को। लेकिन अगर एक्सीडिंग अथॉरिटी बियॉन्ड, लेकिन बियॉन्ड द स्कोप होगा तो बियॉन्ड द स्कोप होगा तो प्रिंसिपल लायबल होगा नहीं थर्ड पार्टी को, और एजेंट लायबल होगा थर्ड पार्टी को फॉर द ट्रांजेक्शन। बराबर समझा? बराबर है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो हमने पढ़ी ना, ये 4 चैप्टर्स जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के इंटर सीए के थे, जो हमारे समाप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली समाप्त नहीं होते, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जब तक मैंने आपको क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए चैप्टर समाप्त नहीं हुआ। सुनो ध्यान से। तो अभी ध्यान से सुनना, एक एक तारीख के आस 1, 2, 3, 4 के तारीख के अंदर एक लेक्चर होगा, क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस 4 टॉपिक्स, उसके ऊपर होगा, ठीक है। अब कल के लेक्चर में हम लोग कर रहे हैं वर्ड अग्रीमेंट टॉपिक। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? कल हम कर रहे हैं वर्ड अग्रीमेंट। ये टॉपिक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमने पढ़ा बेसिक वाला, मतलब जो इस 4 के पहले का था, वो सबका कॉम्बिनेशन बनने के बाद एक टॉपिक बचता है जिसके अंदर सब कुछ वर्ड अग्रीमेंट है, जिसमें शायद मैंने क्वेश्चन आता था वेजरिंग करके आपके लिए, जो पेपर में ना आई केप्ट इट इंटेंशनली कि चलो ठीक है रहने दो एक क्वेश्चन को, लेट इट बी, ऑप्शनल था ही पेपर के अंदर, तो ऑप्शन को यूज ना करना पड़े। अब वेजरिंग तो ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम ऑफिशियली क्या करेंगे, हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो इतना बड़ा चैप्टर मेरे बुक के अंदर, जो हमने जो बुक बनाई, देयर आर 17 चैप्टर्स यूनिट्स इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाउ मेनी? 17। तो भाई सीए बनने की जो पहली टुकड़ी है वो सबसे डिफिकल्ट, ऐसा मानो।
आज के जनरेशन का फाउंडेशन ऑफ सीए फाउंडेशन इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट, इंटर सीए इजी, फाइनल मोर इजी। समझ जाना, ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा बनता था, अभी ऐसा बन रहा है। ऊपर चढ़ जाओ फिर तो गिरना ही है, गिरना है मतलब इजीली पास होना है। लेकिन मैं आपको ये याद रखना कि मैं सिर्फ एक ही चीज का वेट कर रहा हूँ, सीए फाउंडेशन का लॉ पेपर कितना टफ आ रहा है। जितना टफ आएगा उतना मुझे मजा आएगा, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं क्योंकि तुम्हें तकलीफ होगी, ठीक है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हिमांशु कि द द वर्स्ट पेपर व्हाट विल बी नेक्स्ट 5 years के अंदर फॉर सी फाउंडेशन लेवल पे, अगर ये पोर्शन ऐसा ही रहा, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चे को किस में आएगी, इसमें आएगी। रीजन बिंग टू, नंबर 1 वो शार्ट लो फाउंडेशन से शुरू होता है लॉ। नंबर 2 ड्राफ्टिंग राइटिंग स्पीड, और मार्क्स जाने वाले स्पीड पे 15 मार्क्स 17 मार्क्स 18 मार्क्स, अगर हम स्पीड पे काम नहीं कर पाते हैं तो नंबर 2 मार्क्स जाएंगे हमारे पास। नंबर 2 पे किस पे, लैंग्वेज पे। लैंग्वेज हमें इतनी ग्रिप आने के लिए टाइम लगता है, ग्रिप लाने के लिए नॉर्मल टाइम एवरेज टाइम लगता है। अगर ये दो सिचुएशंस भी हमारी ठीक नहीं जाती तो फिर भी आपके मार्क्स हो जाते हैं 45 to 48। एक अच्छे बच्चे के मार्क्स जो पढ़ के जाता है पेपर में, और जो पढ़ के नहीं जाता है पेपर में उसके मार्क्स सिलेबस में दिखते ही नहीं है। मतलब एक अच्छा बच्चा द्राक्षी, अ गुड स्टूडेंट मे स्कोर 55, marks may not say she has done good, but 55 52 is also something which requires efforts to get it, and a very good effort will get 70, an exceptional will get 85। तो ये जर्नी में जब 50 55 के लिए भी अगर हमें जान डालनी पड़े, then you are doing a good job by selecting a course which takes the best out of you, which takes the, कि भाई मजाक नहीं चल रहा है, सी फाउंडेशन की एग्जाम देना है, मतलब आप जिम्मेदार हो क्या करने के लिए, अपना बेस्ट देने के लिए, और फिर भी फेल होने के लिए तैयार। मतलब अलग लेवल का माइंडसेट बनना है, अलग लेवल का माइंडसेट कि भाई सर, जैसे नहीं वो नहीं सैनिक नहीं होता, सामने से जाता है युद्ध सीने पे, वो पता है वो मर भी सकता है, फिर भी जाता है सामने से, फिर भी जीत के आता है। तो ये सिचुएशन में आप खड़े हो कि इट्स अ वॉर, वॉर अगेंस्ट योरसेल्फ, ये आपकी वॉर आपके साथ है, किसी के साथ नहीं है। अपनी फ्रेंड को फोन करके सर कैसा लग रहा है तेरा, पढ़ाई नहीं चल रहा है, मेरा भी नहीं चल रहा है, अपन दोनों अच्छे, चलो सो जाओ चुपचाप। दिस इज नॉट द वे वी हैव टू फाइट। तू भी खुश मैं भी खुश, तूने नहीं पढ़ा मैंने भी नहीं पढ़ा, आपकी फाइट आपसे है, सिर्फ आपसे है, किसी से नहीं। एंड आई विश कि अगले एक महीना भी, अभी भी अगला एक महीना बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी एग्जाम 26 को खत्म होगी, 26 27 28 को खत्म होगी। आई वॉन्ट साक्षी, चिरायु, नकुल, भावी, जयंत, खेट खेट, जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ो, जितना ज्यादा अटेंड कर सको उतना अटेंड करो, जितने ज्यादा मार्क आएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अरे 2 मार्क भी बढ़ जाएगा तो फिर भी अच्छा है, बस बस बी एट योर बेस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, आपकी कैपेसिटी जो पढ़ने की उसको धीरे धीरे पढ़ाओ, धीरे धीरे धीरे। 6 8 घंटा पढ़ते हो, 8.5 करो, 9 करो, 10 से 12 करो, 12 से 14 करो, 16 करो, 17 करो, 18 करो, जितना कर सके उतना करो। सपने में भी मैं पढ़ता था। ऐसा कभी किसी के साथ होता है, नॉर्मल है, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब वंस यू स्टार्ट स्टडिंग सो मच ना, तो रात को पढ़ने के सोने के बाद भी क्या होता है, फ्री कंसेंट कब नहीं होता, व्हेन इज कंसेंट नॉट फ्री, ये सब साला दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। ये कुछ नहीं, लेकिन क्या है, आपकी प्रिपरेशन है। ठीक है, आई सी यू टुमारो ऑल्सो एट 7 PM, ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा प्लीज थोड़ा शेयर बेयर करने की कोशिश करो, या फिर कोई रिप्लाई कर देना इंस्टाग्राम पे, ठीक है। आई सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू, आओ, ठीक है, बाय। Thanks. जय जितेंद्र, जय श्री राम। जय जिनेंद्र सर। ये किसी को डाउट था, 2 बच्चों को, अरे यार कोई डाउट वाला बच्चा कहाँ गया, चला गया।